ना प्रेसिडेंट आया, ना प्राइम मिनिस्टर आया, ना फॉरेन मिनिस्टर आया वहां पे रिसीव करने के लिए। और आप देखें पोजीशनिंग, जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग खड़े हुए थे वहां पे रिसीव करने के लिए, तो वो आगे भी नहीं बढ़े कि हाथ मिला ले। 30 वेसल्स पास हुई हैं। चाइना ने और ईरान ने ये अमेरिका के मुंह पे तमाचा मारा है, मैं कहूंगा। ईरान क्या इतना चाइना की कठपुतली हो सकता है कि चाइना अगर कहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दो तो ईरान कहेगा ओके बॉस? चाइना और रशिया जैसे ममालिक अपने मफादात देखते हैं शर्मानो। ईरान इनको बिल्कुल भी ये मौका नहीं दे रहा कि ये अपर हैंड गेन करें ईरान के ऊपर या जीत डिक्लेयर करें ईरान के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहरबानो वन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हम बात करेंगे इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। हम बात करेंगे अभी की जो सबसे ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि ट्रंप जो है वो चाइना के दौरे पर हैं और क्या अहम डेवलपमेंट हो रही है इस दौरे के हवाले से, जो बयानात आ रहे हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ईरान की तैयारी कैसी है इस पर बात करेंगे। और इसके साथ नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने यूएई का दौरा किया है और उसमें अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट जो होने जा रही है, इसका ईरान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, असरात क्या है, ईरान कितना तैयार है, क्या आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की सूरत हाल होने वाली है। क्योंकि इस जंग का अगर हम बात करें तो ये सिर्फ ईरान या अमेरिका या इजराइल तक नहीं, बल्कि ये जंग जो है ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इसके असरात जो हैं वो हम सब तक पहुंच रहे हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मोहम्मद जॉन हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जॉन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मैं शहरबानो मुझे बुलाने के लिए। आप लोग फेवरेट हैं हमारे, हम तो ऐसे नहीं ही नहीं, आप लोग आपको बहुत पसंद करते हैं इसीलिए, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा से वक्त दिया। अच्छा जॉन, हमने देखा कि अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान के मामले पर उन्होंने वो मसाइल हल किए हैं जो दूसरे नहीं कर सकते थे, और चीनी सदर की जानिब से स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने के लिए मदद की पेशकश भी की गई है। चाइना ने हमने देखा कि ट्रंप जब वहाँ पर गए हैं तो कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी उनका वेलकम करने के लिए। ट्रंप का चाइना का दौरा जो है, टाइमिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इस दौरे के हवाले से कुछ बयानात सामने आए हैं, वो कितने अहम हैं। और दूसरा, अभी ये दौरा जारी है, आप क्या समझते हैं? कुछ लोग ये भी तासुर दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ईरान को बिट्रे किया गया है चाइना की जानिब से। ये सिर्फ बातें हैं या फिर ऐसा हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि जो गया है ये एक हारा हुआ बादशाह, जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि रोम का बादशाह फारस की एम्पायर से हार के वो चाइना, वो वाली मिसाल है। ये वो चाइना की एम्पायर जा रहा है कि किसी तरीके से उसको अपने आप को बढ़ावा देने के लिए एक मौका मिले। ना प्रेसिडेंट आया, ना प्राइम मिनिस्टर आया, ना फॉरेन मिनिस्टर आया वहां पे रिसीव करने के लिए। और आप देखें पोजीशनिंग, जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग खड़े हुए थे वहां पे रिसीव करने के लिए, तो वो आगे भी नहीं बढ़े कि हाथ मिला ले। और बाद में जिस तरीके से उसने ट्रंप ने बयानात दिया और ट्वीट किया बाकायदा कि नहीं, चाइना हम लोग को एक गिरती हुई एम्पायर बोल रहा था, तो वो तो पुराने बात कर रहे होंगे। वो मतलब अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाना। मार्को रूबियो ने बोल दिया कि चाइना और यूएस ने एग्री कर लिया है कि ईरान टोल नहीं देगा। ये बात चाइना ने खुद क्यों नहीं की? ये बात चाइना ने खुद इसलिए नहीं की, देखिए मार्को रूबियो झूठ नहीं बोल रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, वो चाइना का विजिट हो रहा है, इतनी बड़ी बात वो झूठ में नहीं बोल सकते। लेकिन ये बात चाइना खुद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चाइना भी वेट कर रहा है कि इनके अंदर दम कितना है, इनके अंदर कितना एबिलिटी है कि अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। चाइना को पता है कि ईरान को अगर वो बोल भी दें कि आप टोल्स नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ईरान बोलेगा जी बिल्कुल टोल्स हम नहीं लेते। आप ये देखेंगे 30 वेसल्स पार हुई हैं चाइनीज, किस तारीख को? 14 तारीख को, 14 मई को, मतलब कल 30 वेसल्स पास हुई हैं। चाइना ने और ईरान ने ये अमेरिका के मुंह पे तमाचा मारा है, मैं कहूंगा, क्योंकि ये दिखाया है कि देखो भाई, हम जो है ना, वो ईरान ने टोल भी लिया उन कश्तियों से जो कश्तियां जा रही हैं, ईरान ने कश्तियां अपनी तरफ से भी छोड़ी, ये दिखाने के लिए कि हम अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में पावर में है। ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वो बिट्रे कर दिया है ईरान को, जबकि चाइना खुद भी ऐसा दिखा अगर नजर आ भी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सामने ऐसी चीजें हो रही हैं। पहले भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के खोलने की बातें, अराक्ची साहब का जब विजिट हुआ था चाइना में, तब चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बात की थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलना चाहिए। तो दुनिया में ये ऑप्टिक्स दिखाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पावर अपने हाथ से कोई जाने देगा। ईरान अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल में रखा हुआ है और जो कश्तियां जा रही हैं वो टोल देके जा रही हैं। तो आपके सामने सिलसिला अमेरिका की ना कोई रिट रही है, ना कोई पावर रही है, ना कोई माइट रही है जो वो इतना आगे बढ़ बढ़ के बता रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया। उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो कांग्रेस के अंदर और सेनेट की कमिटीज के अंदर किस तरीके से जलील हो रहे हैं, आपने तो देख ही लिया होगा कि 39 तैयारे, जो अभी बात आगे बढ़ रही है, अभी सामने आ रही है। पहले छुपाते थे चीजें, अब सामने आ रहे हैं इनके डैमेजेस, जो इतने से ईरान से इतनी बड़ी पावर ने जो डैमेजेस सहे हैं।
39 तैयारे कहा जा रहा है कि कोई है, $29 बिलियन की सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट है। ये इकोनॉमिक डैमेजेस नहीं है, ये सिर्फ रनिंग कॉस्ट है जो उन्होंने अप्लाई की है डैमेज करने में। और मिला क्या? मिला ये कि ईरान की 90% बेसिस जो है वो ऑक्यूपेशन में है। 33 में से 30 बेसिस कोस्टल लाइन के ऊपर जो है वो ऑपरेशनल है। 70% से ज्यादा उनका मिसाइल स्टॉकपाइल जो है वो ऑपरेशनल है। अमेरिका की जो है स्टॉकपाइल भी 50% ज्यादा हो गई। उनके डिफेंसिव जो थैट सिस्टम्स है, पेट्रियट सिस्टम्स है, तबाह हो गए। क्या इज्जत रही दुनिया में? मैं कहूंगा कि ये फॉलिंग एक डाइंग एम्पायर की आखिरी सांसें हैं जो वो चाइना में जाके निकाल रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आपने जो आगाज़ में बात की ना कि वो ऐसे ही है कि जैसे हारा हुआ बादशाह जाता है, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है। क्योंकि ज़ाहिर है उनको समझ तो आ नहीं रही ट्रम्प को कि किस तरह से मामलात का हम हल करें ईरान के साथ, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू मीडिएटर बनकर भी हमने देखा कि उस तरह से बातें नहीं हो सकती दोनों साइड्स पे। वो चाहते हैं कि लोग ये भी ना समझे कि मैं जंग हार चुका हूँ, जबकि लोग तो जो फैक्ट्स हैं उसको जानते हैं, उसको देखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसी बबल में रहूं कि ईरान से हमने जंग जीत ली है और हम आगे हैं ईरान से, और ईरान किसी तरीके से हमें इस सारे मामले में ना हमारी बात मान ले, जबकि ईरान जो है वो शुरू से इसी बात पर डटा हुआ है। ईरान क्या इतना चाइना की कठपुतली हो सकता है कि चाइना अगर कहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दो तो ईरान कहेगा ओके बॉस? क्योंकि हमने तो ईरान की अभी तक की जितनी भी जंग देखी है उसमें हमने देखा कि ईरान ने अपनी बात को आगे रखा है, किसी की बात को भी ईरान ने पहले नहीं रखा। हमेशा वो अपने मफादात, अपनी चीज़ों को, अपनी आवाम को, उन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। दूसरा ये क्लेम करते हैं जी हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, हमने उनका सारा कुछ तबाह कर दिया, एयरफोर्स तबाह कर दी, मिसाइल जो है जैसे कि आपने कहा कि 70% स्टॉक जो है वो खुद अब इनके न्यूज़ चैनल जो है जब वो क्लेम करते हैं तो उसके बाद ये मजबूर हो जाते हैं। फिर जो पीट हेग्सेट हैं वो आते हैं और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो एक नक्शा दिखाते हैं और वो अवाम को बताते हैं। मुझे तो लगता है, आपको नहीं लगता कि थोड़ी मुमासलत जो है गोदी मीडिया के साथ हो रही है? क्योंकि गोदी मीडिया भी अपनी आवाम को बताने के लिए एक पूरी कहानी बनाकर सुनाता है, और ये भी इसी तरह से इन मामलात को हल कर रहे हैं। अब चाइना के साथ जो इनकी डील हो रही है या मुआहदा हो रहा है या चीज़ें हो रही हैं, अब वो क्या लगता है चाइना ईरान के मामलात में इनके साथ शामिल होगा? ऐसा लग तो नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है इनके आपस के मामला तो ठीक नहीं है, आपस में इनकी वैसे ही बहुत मुकाबलेबाजी है। देखिए, चाइना पहली बात तो ये कि लोग आई थिंक गलत फ्रेमवर्क से जज करते हैं ईरान की रिलेशनशिप को दुनिया के साथ। ईरान जो है वो वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर, आप चेक कर सकती हैं, इसको वेरीफाई कर सकती हैं। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे बात करूंगा। ईरान ने हमेशा से प्रिंसिपल स्टांस अपना रखा हुआ शुरू से। जो मुल्क बना, इनकलाब आया जिस मुल्क में, इस बात के ऊपर कि हमें अमेरिका को शिकस्त देनी है, वो मुल्क जब अमेरिका के साथ डील भी हो जाती है ना, JCPOA एग्रीमेंट भी हो जाता है, तब भी उनके मार बार अमेरिका के नारे जो है वो खत्म नहीं हुए, मार बार इसराइल के नारे खत्म नहीं हुए। वो एक्टिविटीज जो है उन्होंने जारी रखी, जो डिफेंस जो इनके रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट जारी रखा। और चाइना की जहां तक बात रहती है, चाइना और रशिया जैसे ममालिक अपने मफादात देखते हैं शहरमानों। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इसकी एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल, ईरान के ऊपर अभी जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनमें एक लार्ज पार्ट ऑफ सैंक्शंस जिसके अंदर आर्म्स एम्बार्गो इंक्लूडेड है, वो लगी हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन लगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 5 जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, अक़वाम मुत्तहिदा के, रशिया, चाइना, US, UK, फ्रांस, ये 5 ममालिक पावर रखते हैं कि वो वीटो कर दें किसी भी रेजोल्यूशन को। वीटो का मतलब ये है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद ईरान के खिलाफ 3 रेजोल्यूशंस जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस लगी हुई हैं, जिनके अंदर एब्सटेंशन हुई थी, जिनके अंदर चाइना ने कुछ भी नहीं बोला, रशिया ने कुछ भी नहीं बोला और वो पास होने दिया। और कुछ रेजोल्यूशंस तो ऐसी हैं शुरुआत की जिनमें चाइना ने और रशिया ने बाकायदा सपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स का और दूसरी पावर्स का, जिसके अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी। तो बात सारी ये है कि ये ममालिक अपने मफादात देखते हैं। इनका जो पहले जंग हुई थी, आप याद करें सद्दाम की जब जंग हुई थी, जब चाइना नहीं था, तब सद्दाम की जंग में रशिया ने सपोर्ट किया था सद्दाम को। तो ईरान जो उस वक्त रशिया, US, फ्रांस, जर्मनी, इतनी बड़ी बड़ी पावर से लड़ रहा था, आज वो ईरान जो अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ाई कर रहा है, आपको लगता है कि वो चाइना के साथ कोई डिसएग्रीमेंट करने में शर्माएगा? उन्होंने अगर फ्रांस के बेस को इराक के अंदर तबाह किया और साइप्रस के अंदर अगर तबाह किया UK के बेस को, और डिएगो गार्सिया जो इतने हजारों किलोमीटर दूर है उनके ऊपर मिसाइलें दागी, तो वो क्या टकराएंगे चाइना के ऊपर? लोग बोलते हैं कि नहीं जी, ऑयल की डिपेंडेंसी। भाई, ऑयल की डिपेंडेंसी चाइना की तरफ से, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं कर पा रहा दुनिया, और चाइना को सस्ता तेल मिलता है ईरान से, इसलिए वो अपने मफादात में तेल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईरान जो है कुछ भी करेगा, क्योंकि चाइना के लिए मजबूरी है ईरान। और जहां तक आर्म्स की बात होती है, डिफेंसिव मैन्यूवर्स की बात होती है, ना रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया ईरान को, ना जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुई है चाइना की तरफ से, अभी तक वो पूरी हुई है।
तो सही। बात सारी ये है कि सपोर्ट जरूर है, लेकिन सपोर्ट एक हद तक है और मजबूरी के तहत है, और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है कि वो चाइना जो है वो अपने फैसले इंपोज करवा सके, या वरना ये मसला तो हल हो जाता 2 मिनट में। मैं आपको बताऊं 2 मिनट में ये मसला हल हो सकता है सारा। कैसे हल हो सकता है? अगर रशिया और चाइना आज बोल दें कि ईरान के ऊपर कोई भी हमला, हम अपने ऊपर हमला कंसिडर करेंगे, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाए ईरान के साथ। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको अपने मामला भी देखने हैं। नॉर्थ कोरिया का, ताइवान का मामला जो है वो, साउथ चाइना सी का मामला चाइना को देखना है, यूक्रेन का मामला जो है वो रशिया को देखना है, और पूरी जो यूरोपियन, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन के ऊपर फोर्स बैठी हुई है वो रशिया को देखना है। तो सारे मामला जो है वो इंटरट्वाइंड है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। ईरान इन मुल्कों की मदद करता है, ये मुल्क ईरान की मदद करते हैं। इट्स अ क्विड प्रो को एक्सचेंज है, कोई मेहरबानी नहीं है किसी के ऊपर, ना ही कोई जबरदस्ती हो सकती है ईरान के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि हम देख चुके हैं। अगर एविडेंस है, लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये सारी बातें, लेकिन अगर एविडेंस है तो सामने लेके आए। अभी तक तो नजर यही आ रहा है कि ईरान टोल भी ले रहा है, ईरान जो है वो कश्तियों को कंट्रोल भी किया हुआ है, जो कश्तियां जा रही हैं वो ईरान की इजाजत से जा रही हैं। और इंडिया का आप देखेंगे क्या, इंडिया की जो वेसल है, कल एक वेसल वो लोग कह रहे थे कि अराकी साहब क्यों गए। भाई वो ब्रिक्स का समिट हो रहा है, ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना एक ब्लॉक बनाया हुआ है। इसके अंदर दूसरे ममालिक भी है, मलेशिया भी आया हुआ है, इंडोनेशिया भी आया हुआ है, दूसरे यूएई के जो डेलीगेट हैं वो भी आए हुए हैं। वहां पे बड़े सख्त अल्फाज यूज किया अब्बास अराक्ची साहब ने, और वहां पे होते हुए भी इंडिया की जो वेसल्स हैं वो गिरती हुई नजर आई होर्मुज के समंदर में। ये आपको क्या नजर आता है? ये सिग्नलिंग क्या देता है कि ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं है। हाँ, जाना आना तो जाहिर सी बात है, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहा है, अमेरिका का जबकि दुश्मन है ईरान। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलें कि नहीं जी दोस्ती बहुत ज्यादा है। तो बात सारी ये है कि यहाँ पे इंडिया का जो गोदी मीडिया कर रहा है, या जो दूसरी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कर रहे हैं, ये बात सबको समझ में आती है, सबको नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे, वो तेल खरीद रहा है, इंडिया जो है सैंक्शंस के बावजूद तेल खरीद रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ईरान तेल बंद करना, जो तेल नहीं बेचे सिर्फ इस बात पे कि जी हमारे कोई प्रिंसिपल लड़ाई है। कश्मीर के मामले में साथ खड़े रहे। पाकिस्तान और इंडिया की भी ट्रेड काफी टाइम तक जो है वो चलती रही, जंग से पहले तक चल रही थी, हमें नजर आ रहा था। तो स्टांसेस जो है वो रहते हैं जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, और इसके अंदर प्रिंसिपल स्टांस लिया जाता है और चीजों को स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाया जाता है। और गोडी मीडिया तो आपको अभी भी गौरव आर्या और ये सारे लोग नजर आ रहे होंगे। मुझे तो मस्खरापन लगता है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। Exactly. एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभार लगा लेता हूँ, वरना मैं जो है इन लोगों को बिल्कुल ही नहीं दिखता। ये जिस तरीके की रेटरिक यूज करते हैं, पूरा बॉलीवुड की जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं, ख्वाहिशात हैं, वो सारी उठ के इन्होंने न्यूज मीडिया के अंदर डाल दी हैं। मैं इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। अच्छा अच्छा, मीडिया भी एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोडी मीडिया जो है वो प्रिवेल कर रहा होता है। हमने थोड़ा सा टॉपिक से हट जाऊंगी, लेकिन चलें, ये सवाल मेरे दिमाग में आ गया। हमने आपको भी देखा है कि आप वहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन आप तो ज़ाहिर ईरान को वहाँ पर बता रहे होते हैं, ईरान के मामला के हवाले से डिफेंड कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि आप हैं तो पाकिस्तानी, तो आपसे कहीं इस तरह की कोई बात तो नहीं करते वो लोग? करते हैं, कोशिश की है। बीच में मैं शो में गया था, अर्नब गोस्वामी के शो में गया था। अच्छा। उन्होंने मुझसे बोला कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम, उनके जो होस्ट थे उस वक्त, उन्होंने कहा डबल गेम खेल रहा है। मैंने कहा शवाहिद लेके आए आप लोग, किस तरीके से बगैर किसी, मुझे बुरा लगता है, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बुरा लगता है कि आप इस तरीके से जो है वो, मैंने कहा शवाहिद लेके आए हैं, कौन सा डबल गेम खेल रहा है, क्या कर दिया ऐसा? ईरान ने कब बोल दिया कि वो पाकिस्तान से खुश नहीं है? पाकिस्तान से तो रिलेशनशिप अच्छी है ईरान की, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया है लीडरशिप से और आवाम से, दोनों के लेवल पे। तो इंडियन मीडिया कोशिश जरूर करता है ये चीजें करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप डेप्थ में जाके देखें तो उनके पास जो खबरें होती हैं वो सब्सटेंस में कहीं ट्विटर के किसी पोस्ट से उठाई हुई होती हैं, जो कि खुद ही उन्होंने किया हुआ होता है। मतलब ये कोई जर्नलिज्म है जो करनी चाहिए लोगों को? आई डोंट थिंक इस तरीके से आप एक जर्नलिस्टिक अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो वही वाली बात है कि जहां मौका मिलता है वो पाकिस्तान को लेके आते हैं बीच में। इसमें कोई नई बात नहीं है, और मैं भी अनफॉर्चुनेटली ईरान से बैठा हुआ जो है वो, मुझे भी पाकिस्तान की तरफ जो है वो ले इंक्लूड आए कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, कोशिश कर रहे होते हैं कि इस तरीके से मैं बोलूंगा, लेकिन मैं नहीं बोलता। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ है नहीं तो कैसे बोलूं? बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे कि ये बयान जो हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से आया कि टोल टैक्स के हवाले से हमारी डील हो गई है, चाइना कहता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को टोल से कोई मसला तो नहीं है वैसे बज़ाहिर? नहीं, चाइना को देखिए मसला तो नहीं है। चाइना ऑब्वियसली लेकिन एक हद तक चाइना चाहेगा कि ईरान ताकतवर हो। देखें, ग्लोबल पावर्स जो अपना जो भरम मेंटेन करके रखती हैं, वो अपने आप अपनी ही पुष्ट पनाई, जो भी पावर में आने की कोशिश करता है वो चाहता है कि जो भी फैसले हो मेरी रजामंदी से हो। फॉर्चुनेटली चाइना के अंदर ये चीज नहीं है। ये अच्छी बात है चाइना की कि चाइना कहता है भाई आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, मिलके जो है वो जितना फायदा हो सकता है निकालते हैं। जहां तक चाइना की टोल्स की, चाइना की अपनी वेसल्स की टोल की बात है, हिट तो उनको जाहिर सी बात है, प्रेशर तो उनको थोड़ा बहुत फेस करना है, लेकिन $1, ये जो $2 मिलियन की बात होती है, ये आप देखें कि कितना बड़ा अमाउंट है। ये कुछ भी नहीं है।
$1 पर बैरल है ये। $1 पर बैरल तो वैसे ही बढ़ जाता है मार्केट के अंदर या कम हो जाता है। और जो ममालिक जो हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर अमेरिका के साथ मिलके, जिन ममालिक ने सपोर्ट किया है हम लोग का, यूएई फॉर एग्जांपल, उनका तेल क्या ईरान अलाउ कर दे कि आप जो है वो हमारे ऊपर इतना 200 अरब से ज्यादा डॉलर से ज्यादा का नुकसान दे के आप अपना तेल जो है वो यहां से हमारे रास्ते के थ्रू आराम से लेके जाएं? ऐसा तो कोई, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरा घर का रास्ता, मेरे घर के रास्ते से मेरी गली जहां मैंने अपना घर बनाया हुआ है, पूरा दोनों तरफ मेरी जो है वो घर की वो है और वहां से रास्ता गुजर रहा है, वहां पे जो है वो बराबर भी मेरे बैठ पड़ोसी जाए। जो है वो आराम से खा पी रहे हैं और अपना सामान भी बेच रहे हैं, मुझ पर अटैक भी कर रहे हैं और मैं जो है वो भूखा बैठा हुआ देख रहा हूँ। ऐसा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता और जाहिर है ईरान भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना इस बात को समझता है अच्छी तरीके से, पाकिस्तान इस बात को समझता है अच्छी तरीके से, दूसरे ममालिक भी समझते हैं। तो आई थिंक इतना बड़ा मसला नहीं है उनके लिए। चाइना को तो मजा आ रहा है ये देख के, चाइना को तो मजा आ रहा है ये देख के कि ईरान किस तरीके से इतनी बड़ी सुपर पावर को अकेला जो है वो जो 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 घुमा रहा है और जो और कहते हैं ना हाथी के कान में चूटी भी चली जाए तो वो उसको नाच नचाती है, उस वाली ऐसे ये है। वाली मिसाल, जबकि चूटी नहीं है, ईरान ने तो स्टैब्लिश कर दिया है कि वो एक सुपर पावर की तरह काम कर रही है इस वक्त। तो बात सारी ये है कि चाइना को भी ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है कि जी ईरान किस तरीके से घुमा रहा है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स को, पूरी दुनिया की जो एम्पायर्स हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जॉन, अभी कुछ देर पहले ही जो है ना सदर ट्रंप का बयान आया है कि चीनी सदर से ताइवान से मुतल्लिक तफसील से बात की है हमने और उन्होंने कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है ना 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं है चाइना को। दूसरा उन्होंने कहा है मुमकिन है कि हम इस चीज़ की मंजूरी भी दें और मुमकिन है कि हम इस चीज़ की मंजूरी ना दें। और एक और बयान है, उन्होंने कहा है जो कि पहले से वो कहते आ रहे हैं, जिस दिन की जंग का आगाज़ हुआ उस दिन से ये वाले बयानात उनके सामने आ रहे हैं। ये दूसरा सवाल है कि ईरान ने मुआहदा ना किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर देंगे। एक दफ़ा फिर हमने देखा कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं और धमकियाँ तो ऐसे देते हैं जैसे वो बंदा सुबह उठ के कोई बात नहीं करता घर वालों से, कोई पुरानी बात कि मैंने उस दिन आपको ये बात कही थी, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। देखें ये पहली दफा आपने खुद कहा कि पहली दफा नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। धमकियों से कुछ होता नहीं है। अब इनकी जो धमकियां हैं और जो ये जोश जज्बा और जलाल जो अपना दिखा रहे हैं दुनिया को, इससे नजर आ रहा है अमेरिका को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक फॉलिंग एम्पायर है, ये तो रिकग्नाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड की एक फॉलिंग एम्पायर है। और ये जो धमकियां हैं ये काम नहीं करेंगी। क्यों काम नहीं करेंगी? ये अगर ईरान के अंदर और बमबारी कर देते हैं, लेट सपोज ये और ज्यादा पावर प्लांट उड़ा देते हैं, उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। अभी तक जो ईरान के अंदर डैमेज हुआ है वो क्या कम है? पहली दफा आके अगर वो हमला करके 11,000 अगर वो कह रहे हैं कि एयर जो है वो कैंपेन्स हुई हैं, उसके अंदर कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे? ईरान के अंदर लाखों बिल्डिंग से 1,25,000 की बिल्डिंग्स हैं जो डैमेज या डिस्ट्रॉय हुई हैं, उसमें ईरान को फर्क नहीं पड़ा, तो अब ईरान को क्या फर्क पड़ेगा? और पहले भी जब वो ये धमकियां और बक्कियां दे रहे थे तो आपने देखा कि किस तरीके से वो एंड मौके पे आके मुड़ गए कि नहीं नहीं जी हम राजी हैं, ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करने के लिए राजी हैं, उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो बात होगी। और आपने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने बोला कि जी मैं सीज फायर जो है वो करने के लिए तैयार हूं और ईरान जो है वो हॉर्मुज से बहुत कमाने वाला है। तो बात सारी ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इनको मालूम है कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्या मसला है? मसला ये है कि मजबूरी भी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि ईरान इनको बिल्कुल भी ये मौका नहीं दे रहा कि ये अपर हैंड गेन करें ईरान के ऊपर या जीत डिक्लेयर करें ईरान के ऊपर। बात सारी ये है कि ईरान कह रहा है कि बात करनी है तो आप रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर आके बात करो। हमने जंग के अंदर डिफेंड किया है, हम जो है वो जीते हैं जंग के अंदर, ये दुनिया रिकग्नाइज करती है। फिर भी ईरान कह रहे हैं कि चलो हम आपको फेस सेविंग दे देंगे। न्यूक्लियर में फिर भी वो कह रहे हैं कि 20 साल के लिए बंद करें, इनरिच मटेरियल जो है वो आप ट्रांसफर करें। कैसे हो सकता है ऐसा कि जो चीज ईरान बोल रहा है कि जंग में आप नहीं हासिल कर सके, वो कैसे हो सकता है कि आप नेगोशिएशंस में हासिल करें? तो ये जो डिमांड्स हैं, अनरीजनेबल डिमांड्स हैं, ये जितनी दफा आज ट्रंप हो सकता है उठे और 10 और ट्वीट करते हैं, मैं कहता हूं 20 और ट्वीट करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट्स में जरूर अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में मार्केट एडजस्ट होने वाली है। मार्केट को रियलाइज हो चुका है कि भाई ये बातें हैं, सिर्फ ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो आई थिंक ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं, बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं और इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुका है कि एक जगह पे उनको जीत भी दिखानी है और दूसरी जगह पे जो कॉस्ट वो सफर कर रहे हैं इस पूरे ब्लॉकेड के कैंपेन से, वो उनके खिलाफ जो काम कर रहा है, उनके पैर पे अपने जो है वो कुल्हाड़ी वो मार रहे हैं ये काम करके। तो आई थिंक इन धमकियों और बपकियों से कुछ होगा नहीं। अभी एट द एंड ऑफ द डे उनको सरेंडर करना पड़ेगा, या तो आज करें या तो कल जब वो दोबारा हमला कर लें उसके बाद करें। तो चॉइस इज देयर्स, चॉइस तो उनकी अपनी है। एग्जैक्टली अच्छा, हमने देखा कि यूएई का दौरा किया गया है नरेंद्र मोदी की जानिब से। उस दौरे के को आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ मुआहदे हैं जिन पर उन्होंने दस्तखत भी किए हैं और कह रहे हैं जी हम
अब हमने देखा है कि यूएई की जानिब से वैसे भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इजराइल के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे ताल्लुकात दिखाई दिए हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, इससे ईरान जंग में दीगर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद खुलकर सामने आएंगी, या फिर यूएई जो है वो ईरान पर अब उस तरह से कोई हमला कर सकता है? और 6 अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा को मुश्तरका ख़त लिखा गया है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के ख़िलाफ़ मुतालबात किए गए हैं इन अरब ममालिक की जानिब से। क्या खित्ते में ईरान के ख़िलाफ़ अब क्या समझते हैं, कोई नया ब्लॉक बनने जा रहा है? देखिए, इंडिया जो गया है यूएई, उन्होंने जो डिफेंस और एनर्जी रिलेटेड जी मुआहदे जी। किए हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी यूएई के साथ इन लोगों ने डील्स की। 2017 में भी हमें नजर आया इनकी कोऑपरेशन। अब जो मैं फर्क देख रहा हूं, जिस दूसरी नजर से मैं देख रहा हूं, वो इस नजर से देख रहा हूं कि पोस्ट इब्राहिम अकॉर्ड्स, सॉरी, पोस्ट जो ओपेक एग्जिट है, मतलब ओपेक के एग्जिट करने के बाद ये मुआहदा हो रहा है, पहली बात। और एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि ये मुआहदा तब हो रहा है जब सामने है पूरी दुनिया के कि यूएई ईरान के साथ सामने खड़ा हुआ है, दुश्मन के तौर पर खड़ा हुआ है। अब्बास अरागची साहब जब इंडिया में थे तो उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जब इमाराती जो रिप्रेजेंटेटिव था, फॉरेन मिनिस्टर था, उसने जब बयान दिया ईरान के खिलाफ, तो अब्बास अरागची साहब ने रिप्लाई में बोला कि मैं खामोश था क्योंकि यूनिटी मेंटेन करनी थी, मैं खामोश था, मैं यूएई का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अब मैं नाम लूंगा। तुम लोगों ने हम लोगों को डायरेक्टली अटैक में सपोर्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके और इसराइल के साथ मिलके। और ये बात जो है, जो नेतन्याहू का विजिट है, फॉर एग्जांपल, आपको पता चला होगा कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, इसराइल से एक स्टेटमेंट जारी होता है कि नेतन्याहू जो है वो सीक्रेटली चोरी छुपके विजिट करके आए हैं यूएई से, नेतन्याहू। जी जी और बिल्कुल, बाद ये में रिपोर्ट भी भी कल थी। की खबर मैं आपको दे रहा हूं, प्रूफ भी दे दूंगा, दोबारा एक जेट दोबारा गया है, दोबारा ये मिलने गए हैं यूएई में। यूएई जो है वो ऐसे दिखाता है जैसे यूएई जो है वो बहुत दूध से धुला हुआ। यूएई कहता है कि हमने तो इस्लामी कोई ममालिक। ऐसा नेतन्याहू को रिसीव नहीं। बरादर इस्लामी ममालिक का देखिए, ये जो चूरन और मंजन हमें दिया जाता है, माजरत के साथ, ये जो अमेरिका की तरफ से हमें बोला जाता है, और जो लोग बोलते हैं कि हमें जो है वो इसराइल चाहता है, इसराइल चाहता है कि यहाँ पे लड़ाई हो। भाई, इसराइल का मसला नहीं है, मसला जो है वो इन ममालिक का है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल और यूएस को। पहले भी कोशिश की गई, सऊदी अरब और कतर को पहले भी कोशिश की यूएई ने, इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, आप पढ़ सकती हैं, कि यूएई ने कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यूएई और सऊदी अरब राजी नहीं हुए, सॉरी, कतर और सऊदी कतर और अरब राजी सऊदी। नहीं हुए। जी। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको पता है कि ये अपने ऊपर जो है वो खुदकुशी का एक नया स्टार्ट होगा, और वो इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस रीजन के अंदर। और अभी भी मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, सारी जगहों पे, जॉर्डन के अंदर, सारी जगहों पे जो है वो बेसिस में फौजी भी डिप्लॉय किए हुए हैं, जेट्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं, सही। जो इनका इक्विपमेंट है वो भी डिप्लॉय किया हुआ है। कल अगर दोबारा अटैक होता है तो आपको दोबारा रिटेलिएशन होती हुई नजर आएगी, भले वो जो भी ममालिक हों, अगर वो सपोर्ट करें तो रिटेलिएशन होती हुई नजर आएगी। लेकिन यूएई का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, इंडिया के साथ जो विजिट है, वो इस चीज का इशारा देता है कि यूएई को कंप्लीटली एज अ रिप्लेसमेंट देख रहा है, सॉरी, इंडिया को एज अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट देख रहा है यूएई। तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के भी ताल्लुकात यूएई के साथ खराब हो सकते हैं और ज्यादा एग्जैक्टली आगे एग्जैक्टली। जाके। और पूरे जो खित्ता है जिसके अंदर सऊदी अरब और कतर की पहले ही यूएई के साथ नहीं बन रही बहुत सारे मामलात पे, वो मामलात और ज्यादा जो है वो आगे बढ़ेंगे और डिवीजन की तरफ जाएंगे। माइक हकबी, इसराइल के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, कि गल्फ ममालिक को, अरब ममालिक को अब चॉइस लेनी है। क्या चॉइस लेनी है? कि या तो वो इसराइल के साथ हैं या तो वो ईरान के साथ हैं। और ये पोजीशन हमें आगे चलती हुई नजर आ रही है कि बहुत जल्द ये ममालिक क्लियरली सामने आना शुरू हो जाएंगे, या तो इसराइल के साथ हो जाएंगे या तो ईरान के साथ हो जाएंगे। इसके अंदर बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं बचेगा। या तो वो क्लियरली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, एग्जैक्टली। भले फॉर्मली रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन वो क्लियरली या तो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इसराइल को, या तो उनके साथ जो है वो काम करेंगे। अच्छा, भारत और यूएई के दरमियान दिफा, तवानाई और सरमायाकारी के जो मुआहदे हुए हैं, हमने देखा कि जब भी, जहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ किसी भी ममालिक के मामला ख़राब होते हैं, भारत वहाँ पर पहुँच जाता है मुआहदे करने। अब या तो सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले ही बैकडोर में इनके आपस में मामलात हों, उसकी वजह से ही पाकिस्तान के साथ वो मामलात ख़राब करते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ जब मामलात ख़राब होते हैं उसके बाद जो है इंडिया जो है ना वो वहाँ पहुँच जाता है कि अब इस मुल्क के साथ भी हम इत्तेहाद कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान को वैसे तो वो हरा नहीं सके, तो वो सोचते हैं कि मुल्कों के साथ गठजोड़ करके हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। ईरान के हवाले से हमें बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो तैयारी सामने आ रही है, खुदा ना खास्ता ये वाली बातें भी गर्दिश कर रही हैं, और आपकी जानिब से भी मैंने व्लॉग्स में देखा कि आपने कहा है कि हमला हो सकता है, और हमला अगर खुदा ना खास्ता अगर हमला हुआ तो बड़ा हमला किया जा सकता है। तो ईरान कितना तैयार है?
देखिए इंडिया की जहां तक बात करें, इंडिया एक आइसोलेशन का शिकार हो चुका है इस वक्त। इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए हैं एट द सेम टाइम यूएस के साथ और ईरान के साथ। जी हाँ। ये बड़ा मुश्किल होता है देखना कि दो मुल्क जो आपस में दुश्मन है, ईरान और अमेरिका, उन बिल्कुल। दोनों मुल्कों की दोस्ती बहुत अच्छी हुई है एक मुल्क के साथ। ये बहुत मुश्किल मिसाल है जो आपको मिलती है, और आई थिंक पाकिस्तान ने इसके अंदर बड़ा ब्रिलियंटली अपने लिए किरदार जो अदा किया। स्ट्रेटेजिक जो उन्होंने मनूवर्स किए हैं, डिप्लोमेटिक मनूवर्स किए हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने आगे डैमेज किया है इंडिया को। तो इंडिया एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, और किसी तरीके से इंडिया चाह रहा है कि वो दरवाजे जो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया को, वो दरवाजे कंप्लीटली बंद ना हो। इस चीज के चक्कर में वो जो है वो डील्स कर रहे हैं। और दुनिया का निजाम भी इसी चीज के ऊपर चलता है कि जहां फायदा नुकसान देखा जाता है वहां पे चीजें टर्न हो जाती हैं। तो जाहिर है इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि जब ईरान मामला निपट रहा है तो किसी तरीके से दोबारा एंट्री की जाए। लेकिन ये री एंट्री बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ईरान के और ज्यादा करीब जा रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है वो मुआहदे भी करेगा। ईरान को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंडिया के साथ मुआहदे करे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान करीब आ रहा है ईरान के, और ये बात रिकग्नाइज कर रही है पूरी दुनिया कि इंडिया किस आइसोलेशन का शिकार है। बड़े हमले की जहां तक बात करें तो बड़े हमले की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे जो असेसमेंट्स हैं वो यही हैं कि इस हफ्ते के एंड तक, मतलब 2-3 दिन में हो सकता है कि एक नए ऑपरेशन का जो है वो आगाज हो जाए। इसका नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन स्लेज हैमर। हो सकता है एक नए ऑपरेशन के थ्रू ईरान के ऊपर अटैक्स किए जाएं। हो सकता है नेवी की नई जो है वो ऑपरेशंस किए जाएं, जहां पे हमें नजर आ रहा है कि यूके से एचएमएस ड्रैगन जो उनकी कश्ती है, और फ्रांस से चार्ल्स डिगॉल को जो उनका कैरियर है, जैसे इब्राहिम लिंकन कैरियर है वैसे चार्ल्स डिगॉल है, वो जो है वो कह रहे हैं कि डिफेंसिव मैन्यूवर करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। अब बात सारी ये है कि यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, यूनाइटेड स्टेट्स हार बहुत मुश्किल है तस्लीम करना, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो वो किसी तरीके से कोशिश करता रहेगा एंड वक्त तक, जब तक वो सरवाइव कर सकते हैं। और ट्रंप ने कह दिया है क्लियरली कि मुझे कोई फिक्र नहीं है इकोनॉमी की, मुझे कोई अच्छा। फिक्र नहीं है गैस प्राइसेस राइज होने की, मुझे कोई फिक्र नहीं है आवाम की। आप स्टेटमेंट्स उठा के देख सकती हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है इकोनॉमी की। तो बात सारी ये है कि आवाम उनकी रुलती रहेगी, वो अटैक करते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे मैं जो होता हुआ नजर आ रहा देख रहा हूं वो यही देख रहा हूं कि आवाम अमेरिका की अपनी जो है वो खड़ी हो जाएगी। इसराइल के अंदर ऑलरेडी एक मसला चल रहा है, उनके जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हेरादी पार्टीज हैं, वो पार्टीज जो है वो अलहदगी की बात कर रही है, और नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो कोलैप्स के खदशे में है दोबारा। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि ईरान के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला, अमेरिका और इसराइल के अंदर बहरहाल बहुत कुछ हो सकता है, वहां पे रिजीम चेंज हो सकती है जो यहाँ पे ख्वाहिश थी करने की। तो आई थिंक बड़ा हमला एक्सपेक्टेड है, और बड़ा हमले के लिए रेडीनेस भी यहाँ पे ईरान ने की हुई है। इनकी जो अभी तो कहा है इन्होंने कि ये सरप्राइज देंगे, यूनाइटेड स्टेट्स को सरप्राइज देंगे। पहले भी आपने सरप्राइजेस देखे। सरप्राइजेस ये देखे कि ईरान जो समझा जाता था कि कुछ नहीं कर सकता, उसने पूरे खत्ते की जंग होगी पहले से बोल दिया था। ईरान पहले से बोल के जो है वो काम करता है। पहले से बोल दिया था कि खत्ते की जंग होगी, नहीं करें, सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हम अटैक करेंगे उन मुल्कों के बेसिस में जो सपोर्ट करेंगे। ओमान, अजरबैजान, तुर्की को छोड़ के जितने भी ममालिक ने जो सपोर्ट कर रहे थे, उन सब के ऊपर अटैक्स आपने देखे कि बेसिस के ऊपर हुए। अभी भी ईरान ने बोल दिया है कि अगर हमला होता है तो हम अटैक करेंगे, और नई मिसाइल्स ईरान यूज कर सकता है। पहले जो मिसाइल्स यूज हुई वो तो पुराना स्टॉक पाइल था, 10 साल 15 साल पुराना स्टॉक पाइल था। नई मिसाइल्स तो ईरान अब निकालेगा जो उसने पहले नहीं निकाली। तो अब कैपेसिटी भी वो लोग रिकग्नाइज करें। वो लोग क्या रिकग्नाइज करें, मैं अगर आपको यहां से बैठ के बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 70% का है। मैं अगर आपको यहां से बैठ के बताऊं तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, अच्छा। कम नहीं हुई, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। यस। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, और अब्बास राक्ची साहब ने भी कहा कि 120% है, एक स्टेटमेंट उन्होंने पोस्ट किया कि 120% है कैपेसिटी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो मिसाइलें इन्होंने दबा दी थी जमीन के अंदर, जो टनल्स के अंदर इन्होंने रखी थी और टनल्स को बंद कर दिया था, उस मिसाइल की कैपेसिटी को काउंट नहीं किया जा रहा था ऑपरेशनल कॉम्बैट रेडीनेस में। अब जंग के बाद वो मिसाइलों के दरवाजे, जो टनल के दरवाजे हैं, वो दोबारा खोले गए हैं, उनके अंदर से मिसाइलें निकाली गई हैं। तो कैपेसिटी जो अवेलेबल थी, वो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है बनस्बत पहले के। और यूएस का ऑन दी अदर हैंड इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपको नजर आ चुका है सारी मूवमेंट से, और वो कोशिश भी कर रहे हैं किसी तरीके से बढ़ाने की। तो बहुत बुरी, अगर दूसरा राउंड होता है तो नेक्स्ट राउंड बहुत बुरा होगा। यूएई में जो लोग, खास तौर पे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, यूएई को प्लीज, मैं कहूंगा कि अगले हमले की एक्सपेक्टेशन के अंदर आप ये नहीं सोचें कि दुबई जो है वो काम रहेगा। यूएई की सिचुएशन कभी भी सेम नहीं रहेगी, परमानेंटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो ईस्ट इजराइल के तौर पे जो है वो खत्ते के अंदर सामने आ गए हैं। इनको जो है वो नहीं बख्शा जाएगा मेरी नजर में, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो है वो जंग कर रहे हैं। बाकी ममालिक कोई अगर सपोर्ट करता है तो उनके ऊपर भी अटैक होगा, लेकिन यूएई, बहरीन और कुवैत मैं समझता हूं कि रेडिली टारगेट की लिस्ट के ऊपर है, और इनके ऊपर आप नजर आ रहा है कि जाले भी वो लगाना शुरू हो गए कि ऑयल तंसीबात को नुकसान ना पहुंचे।
जो कि आई थिंक काफी नहीं है। आप नुकसान होता हुआ देखेंगी और ये सिचुएशन जो है वो बढ़ेगी अगर दूसरा हमला होता है तो। अल्लाह करे कि रीजन प्रिवेल करे और ये मान जाए किसी तरीके से, ट्रम्प बोल दे कि जी मैंने फैसला कर लिया है और बड़ा अच्छा हमारी बातचीत हो गई है और ईरान ने मान लिया है, या कोई ऐसा ढोंग रचा ऑपरेशन दिखा दें कि वहां पे वो बोल दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हम ईरान गए थे कल रात को हम ईरान गए और ईरान जाके हमने जो है वो निकाला न्यूक्लियर मवाद हम लेके आ गए, ये भी बोल दें। क्योंकि हाँ। पहले भी वो बोल चुके हैं। पायलट कहाँ है अभी तक? सवाल आप जरा सवाल पूछें, ये पायलट कहाँ है? जो 2 पायलट रेस्क्यू किए थे वो नजर नहीं आ रहे कहीं बस पे, ये बड़ा अहम उनकी सवाल है। क्लैरिफिकेशन कोई नजर नहीं आ रही। तो तो कर दें जी, कोई कोई कर दें एक और सिंबॉलिक हमला कर दें, उसके अंदर अच्छा है इनके लिए, जरा एक फेस सेविंग मिल जाएगी और ये मामला खत्म हो जाएगा। और वैसे भी ट्रम्प की बातों पे अब कोई बिलीव कर नहीं रहा। जितने भी अहले अक्ल लोग हैं उनको पता है कि ट्रम्प जो है वो कभी यहाँ की बात करते हैं, कभी वहाँ की बात करते हैं। बहुत बड़े फ्लिपर पाए गए हैं इस सारी जंग के दौरान। शायद उनको ईरान के बारे में किसी ने गलत बताया था कि ईरान हम 4 दिनों में ही सारा तबाह कर देंगे, रजीम चेंज कर नहीं, देंगे मामला। इनको पता था ये जान के भी, अल्लाह ताला ये जान के भी बेवकूफी करते हैं। हिटलर ने जब रशिया के ऊपर हमला किया था तो उसने स्टडी की थी, जो अच्छा। नेपोलियन की इन्वेजन थी 1800s में रशिया के अंदर, उसने स्टडी की थी कि नहीं जीत सकते, फिर भी उसने हमला किया, बेवकूफी की। ऐसी बेवकूफियां करते हैं ममालिक, तो ये तारीख इनको में पता नाम था लिखने पहले के से। लिए बस, ठीक है। हारे हुए लोगों में उनका नाम जरूर आएगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जाहिर है दुबई को तो नहीं छोड़ा जाएगा, यूएई को। और हमने देखा कि दुबई के मामला भी जो हैं वो दीगर ममालिक के साथ, जो शारजा है, अबू धाबी है, उसके साथ भी इख्तलाफात सामने आ रहे थे। कि शारजा के वाले से कहा जा रहा था कि वो कह रहा था कि मैं अपने आप को जो है ना इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर कर दूंगा, क्योंकि दुबई अब तो फिर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दुबई के पास तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म था। टूरिज्म के ऊपर दुबई जो है वो चल रहा था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो होटल्स थे, वो टूरिज्म पर चल रहे थे। और ये जो ईरान के साथ मामलात हुए हैं उसके बाद तो वैसे ही मामला ठप हो गया है। अगर शारजा वाकई इनसे अलग हो जाता है तो फिर वैसे ही जंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुबई वैसे ही अपनी मुश्किलात में खुद ही गिरा जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि वो इज़राइल का जो है वो दूसरी सपोर्टिव कंट्री के तौर पर सामने है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब सवाल ये है कि बाकी सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं कि चाइना की जानिब से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई इस दौरे के हवाले से। चाइना क्या बात करता है, आने वाले मामलात क्या होते हैं, ईरान इस सारी चीज़ों को कैसे लेता है, इस पर भी मज़ीद अपडेट्स देंगे। बहुत शुक्रिया, जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक मैं खुद पढ़ती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।